हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट और सचोट न्यूज, जहां मिलती हैं आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले और सबसे विश्वसनीय रूप में। कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। हरियाणा सरकार ने राज्य के शहरों को वर्ल्ड क्लास बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शहरी विकास और आधुनिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कुल 1700 करोड़ रुपए विभिन्न विकास प्राधिकरणों को जारी किए हैं। इससे सड़क जलापूर्ति, सीवरेज और ट्रांसपोर्ट जैसी सुविधाओं में तेजी से सुधार होगा। इससे पहले वित्त वर्ष 2025-26 में ईडीसी फंड से 1500 करोड़ रुपए भी जारी किए जा चुके हैं। नई राशि में 700 करोड़ हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को, 700 करोड़ जीएमडीए को, जबकि फरीदाबाद, पंचकूला, सोनीपत और हिसार विकास प्राधिकरणों को अलग अलग फंड आवंटित किए गए हैं। सीएम सैनी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य हर नागरिक को आधुनिक, सुविधाजनक और सुरक्षित शहरी वातावरण देना है। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे एक बार फिर लोकायुक्त कानून के अमल की मांग को लेकर अनशन करने जा रहे हैं। उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर चेतावनी दी है कि यदि सरकार तुरंत कानून लागू नहीं करती तो वह 30 जनवरी 2026 से राणेगण सिद्धि के यादव बाबा मंदिर में अनशन शुरू करेंगे। अन्ना ने कहा कि विधेयक 2022 में विधानसभा और 2023 में विधान परिषद से पारित हो चुका है। बावजूद इसके सरकार ने 2 साल में इसे लागू नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीयत में खोट है, इसलिए लगातार देरी हो रही है। माना जा रहा है कि इस अनशन को विपक्ष का समर्थन भी मिल सकता है। 2011 की तरह अन्ना का यह कदम महाराष्ट्र की राजनीति में फिर बड़ी हलचल पैदा कर सकता है। हरियाणा सरकार ने राज्य के शहरों को वर्ल्ड क्लास बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शहरी विकास और आधुनिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कुल 1700 करोड़ रुपए विभिन्न विकास प्राधिकरणों को जारी किए हैं। इससे सड़क जलापूर्ति, सीवरेज और ट्रांसपोर्ट जैसी सुविधाओं में तेजी से सुधार होगा। इससे पहले वित्त वर्ष 2025-26 में ईडीसी फंड से 1500 करोड़ रुपए भी जारी किए जा चुके हैं। नई राशि में 700 करोड़ हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को, 700 करोड़ जीएमडीए को, जबकि फरीदाबाद, पंचकूला, सोनीपत और हिसार विकास प्राधिकरणों को अलग अलग फंड आवंटित किए गए हैं। सीएम सैनी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य हर नागरिक को आधुनिक, सुविधाजनक और सुरक्षित शहरी वातावरण देना है। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे। हरियाणा सरकार ने राज्य के शहरों को वर्ल्ड क्लास बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शहरी विकास और आधुनिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कुल 1700 करोड़ रुपए विभिन्न विकास प्राधिकरणों को जारी किए हैं। इससे सड़क जलापूर्ति, सीवरेज और ट्रांसपोर्ट जैसी सुविधाओं में तेजी से सुधार होगा। इससे पहले वित्त वर्ष 2025-26 में ईडीसी फंड से 1500 करोड़ रुपए भी जारी किए जा चुके हैं। नई राशि में 700 करोड़ हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को, 700 करोड़ जीएमडीए को, जबकि फरीदाबाद, पंचकूला, सोनीपत और हिसार विकास प्राधिकरणों को अलग अलग फंड आवंटित किए गए हैं। सीएम सैनी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य हर नागरिक को आधुनिक, सुविधाजनक और सुरक्षित शहरी वातावरण देना है। लोकसभा में चुनाव सुधार पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सरकार की नीति स्पष्ट है, डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट और एक भी घुसपैठिया मतदान नहीं कर पाएगा। उन्होंने बताया कि सर प्रक्रिया कोई नई नहीं, इसका पहला शांति सरकार गिरी है। देश की हार में सारा खासारा प्रयोग 1952 में नेहरू सरकार के समय हुआ था और 2004 तक किसी दल ने इसका विरोध नहीं किया। शाह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने 4 महीने तक सर पर झूठ फैलाकर जनता को गुमराह किया, जबकि उनके शासन में मतपेटियां गायब होने और चुनावी गड़बड़ियों की घटनाएं आम थी। उन्होंने कहा कि ईवीएम आने से चुनाव चोरी बंद हुई, इसलिए विपक्ष बेचैन है। प्रधानमंत्री मोदी ने शाह के भाषण को तथ्यपूर्ण और लोकतंत्र की मजबूती को दर्शाने वाला बताया। लोकसभा में अमित शाह के चुनाव सुधार पर दिए भाषण के बाद राहुल गांधी ने एक्स पर तगड़ा जवाब दिया। राहुल ने कहा कि गृह मंत्री का बयान घबराया हुआ और डिफेंसिव था, क्योंकि उन्होंने पारदर्शी वोटर लिस्ट मशीन, रीडेबल सिस्टम और ईवीएम आर्किटेक्चर की ऑडिट पर कोई
स्पष्ट बात नहीं की। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी नेताओं के कई राज्यों में वोट डालने की घटनाओं पर सरकार चुप है। उन्होंने दोहराया कि वोट चोरी सबसे बड़ा देशद्रोह है। राहुल ने सवाल उठाए थे सीजेआई को चुनाव आयोग चयन पैनल से क्यों हटाया गया, ईसी को इतनी बड़ी कानूनी इम्यूनिटी क्यों दी गई और सीसीटीवी फुटेज 45 दिन में नष्ट करने की जल्दबाजी क्यों हुई। उनका कहना है कि इन मुद्दों पर अमित शाह कोई ठोस जवाब नहीं दे पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 दिसंबर को एनडीए सांसदों के साथ एक विशेष डिनर मीटिंग करेंगे, जिसमें आगामी चुनावों की तैयारी और रणनीति पर विस्तृत चर्चा होगी। बैठक शाम 6 बजे पीएम आवास पर आयोजित है, जहां सभी सांसद पहले सांसद भवन लाइब्रेरी में इकट्ठा होकर बस या कार से पहुंचेंगे। डिनर की तैयारियों को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और मंत्री किरेन रिजिजू ने आज समीक्षा बैठक की, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान, अर्जुन मेघवाल और कई वरिष्ठ नेता शामिल थे। सांसदों को राज्यवार समूहों में बांटा गया है और 12 को राज्यवार बैठक की संबंधित मंत्रियों को उनकी जिम्मेदारी दी गई है। सूत्रों के अनुसार मीटिंग में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और असम विधानसभा चुनावों की रणनीति पर भी चर्चा होगी। यह डिनर एनडीए की एकजुटता और चुनावी तालमेल को मजबूत करने का महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी को लेकर चल रही बहस पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने स्पष्ट कहा कि यह फैसला पूरी तरह बीजेपी और खुद मोदी जी का अधिकार है। तमिलनाडु दौरे पर उनसे जब पूछा गया कि मोदी के बाद देश का नेतृत्व कौन करेगा, तो उन्होंने इसे अपने दायरे से बाहर बताते हुए किसी भी प्रकार की टिप्पणी से इनकार कर दिया। चेन्नई में आरएसएस के शताब्दी समारोह में भागवत ने साफ संकेत दिया कि संघ बीजेपी के अंदर उत्तराधिकार की राजनीति में शामिल नहीं होना चाहता। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत को विश्व गुरु बनना है तो जाति और भाषा आधारित विभाजन खत्म करना होगा। तिरुचिरापल्ली में उन्होंने जोर देकर कहा कि संघ की यात्रा धारणाओं के आधार पर समझी गई है, इसलिए जनता के साथ संवाद बढ़ाने और तथ्यात्मक जानकारी साझा करने के लिए नए कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। लोकसभा में अमित शाह के चुनाव सुधार पर दिए भाषण के बाद राहुल गांधी ने एक्स पर तगड़ा जवाब दिया। राहुल ने कहा कि गृह मंत्री का बयान घबराया हुआ और डिफेंसिव था, क्योंकि उन्होंने पारदर्शी वोटर लिस्ट मशीन, रीडेबल सिस्टम और ईवीएम आर्किटेक्चर की ऑडिट पर कोई स्पष्ट बात नहीं की। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी नेताओं के कई राज्यों में वोट डालने की घटनाओं पर सरकार चुप है। उन्होंने दोहराया कि वोट चोरी सबसे बड़ा देशद्रोह है। राहुल ने सवाल उठाए थे सीजेआई को चुनाव आयोग चयन पैनल से क्यों हटाया गया, ईसी को इतनी बड़ी कानूनी इम्यूनिटी क्यों दी गई और सीसीटीवी फुटेज 45 दिन में नष्ट करने की जल्दबाजी क्यों हुई। उनका कहना है कि इन मुद्दों पर अमित शाह कोई ठोस जवाब नहीं दे पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 दिसंबर को एनडीए सांसदों के साथ एक विशेष योगी सरकार की मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना युवाओं के लिए बड़ा अवसर बना रही है। इस योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का लोन बिना ब्याज और बिना गारंटी उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही 10% तक अनुदान भी दिया जा रहा है। सामान्य वर्ग के लिए 15%, पिछड़ा वर्ग के लिए 12.5% और एसएससी एसटी वर्ग के लिए 10% मार्जिन मनी तय की गई है। कन्नौज में आयोजित कार्यशाला में अधिकारियों ने निर्देश दिए कि अधिक से अधिक युवाओं को इस योजना से जोड़ा जाए। योजना का लाभ 18 से 40 वर्ष आयु के युवक युवतियों को मिल सकता है। पात्रता में 8वीं पास होना, संबंधित ट्रेड में प्रशिक्षण और कम से कम 5 दिन का ट्रेनिंग पूरा करना आवश्यक है। सरकार का लक्ष्य है हर युवा आत्मनिर्भर और उद्यमिता की ओर बढ़े। दिल्ली के रामलीला मैदान में 14 दिसंबर को होने वाली कांग्रेस की बड़ी रैली को लेकर सस्पेंस जारी है। वोट चोरी और विशेष गहन पुनरीक्षण यानी सर के मुद्दे पर यह रैली कांग्रेस खास रणनीति के तहत कर रही है। शुरुआत में पार्टी ने इसे अकेले करने का कांग्रेस इस संसद के पास मर्दन के बीच बड़े बनाने के बाद डिप्रेशन करने का राबर हार किताब देश के बीच फैसला किया था, लेकिन अब सहयोगी दलों को शामिल करने पर विचार चल रहा है। हालांकि टीएमसी के रुख और सहयोगी दलों के बड़े नेताओं की संभावित गैर मौजूदगी को लेकर अब भी निर्णय अटका हुआ है। कांग्रेस इस मुद्दे पर लंबे समय से चुनाव आयोग और बीजेपी पर वोट चोरी के आरोप लगाती रही है। रैली में देश भर से कांग्रेस कार्यकर्ता जुटेंगे और हस्ताक्षर अभियान राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा। पार्टी का मानना है कि यह रैली वोटरों को सीधे संबोधित करने का बड़ा अवसर होगी।
दिल्ली का प्रशासनिक नक्शा पूरी तरह बदल गया है। राजधानी में पहले 11 जिले थे, लेकिन बेहतर गवर्नेंस और सुचारू प्रशासन के लिए अब 13 जिले बना दिए गए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कुछ दिन पहले ही इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, जिसके बाद मुख्य सचिव राजीव वर्मा ने आधिकारिक अधिसूचना जारी की। नए जिलों का गठन दिल्ली नगर निगम की मौजूदा सीमा रेखा के अनुसार किया गया है, ताकि जिला प्रशासन और स्थानीय निकाय के बीच कामकाज में तालमेल बेहतर हो सके। सरकार ने शाहदरा जिले को समाप्त कर दिया है और 3 नए जिले ओल्ड दिल्ली, सेंट्रल, नॉर्थ और आउटर नॉर्थ तैयार किए हैं। अब राजधानी में कुल 13 जिले होंगे, जिनके क्षेत्रों को लगभग बराबर बांटा गया है। सरकार का दावा है कि इससे प्रशासन पहले से अधिक प्रभावी और तेज होगा। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात एआई स्टैक लॉन्च कर डिजिटल गवर्नेंस को नई रफ्तार दी। उन्होंने बताया कि स्टैक के तहत कृषि एआई योजना, पात्रता जांच, प्रोक्योरमेंट, चैटबोट, ग्रीवेंस, क्लासिफायर, डॉक्यूमेंट एक्सट्रैक्टर और चैटबोट एक मैनेजमेंट जैसे 6 बड़े एआई टूल सरकारी कामकाज को तेज, सटीक और नागरिक मित्र बनाएंगे। अब सभी सरकारी सेवाएं एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म से मिल सकेंगी और विभागों के बीच डेटा शेयरिंग भी रियल टाइम में होगी। गांधीनगर के महात्मा मंदिर में आयोजित एआई इंपैक्ट कॉन्फ्रेंस में इस स्टैक के साथ गुजरात क्लाउड एडॉप्शन गाइडलाइंस 2025 भी जारी की गई। सम्मेलन में गूगल भाषिणी और गिफ्ट सिटी के साथ अहम एमओयू पर हस्ताक्षर हुए, जिससे गुजरात वैश्विक डिजिटल कनेक्टिविटी और एआई इनोवेशन का बड़ा केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एसआईआर के खिलाफ बड़ा बयान देते हुए महिलाओं से अपने अधिकारों की रक्षा के लिए तैयार रहने की अपील की। कृष्णानगर की रैली में ममता ने कहा कि सर के नाम पर माताओं बहनों का हक छीना जा रहा है। उन्होंने महिलाओं से कहा कि अगर सर वाले अधिकारी घर आएं तो वे किचन के सामान के साथ तैयार रहे और दबाव में ना आए। ममता ने आरोप लगाया कि चुनाव से 2 महीने पहले सर कराकर बीजेपी योग्य मतदाताओं के नाम हटवाना चाहती है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर एक भी योग्य मतदाता का नाम हटाया गया तो वे धरना देंगी। ममता ने यह भी कहा कि दिल्ली से बीजेपी समर्थित अधिकारियों को भेजकर चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच व्यापार, ऊर्जा और रक्षा सहयोग पर अहम चर्चा हुई। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देशों के संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं और वे वैश्विक शांति व स्थिरता के लिए साथ काम करेंगे। वहीं आतबरी करना के बाद में दोनों देशों के बाद अमेरिकी प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर ने बताया कि भारत अमेरिका ट्रेड डील सकारात्मक चरण में है। भारत अमेरिकी ज्वार, सोयाबीन और एथेनॉल जैसे कृषि उत्पादों के लिए बाजार खोलने को तैयार है, जिस पर यूएसटीआर टीम भारत में बातचीत कर रही है।